नमस्कार साथियों, जय मां भवानी। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो मेरा विषय है बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दो युवा हिमाचल प्रदेश के वहां पे मौजूद हैं। एक लड़की है, एक लड़का है, और वो दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि समर हिल टेक्नोलॉजीज के अंदर एक रिक्रूटमेंट की जाती है जनगणना जो हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाली है, उस जनगणना के लिए असिस्टेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही थी। और उन पोस्ट की रिक्रूटमेंट के अंदर एक लिस्ट बनती है, एक लिस्ट जारी होती है जहां पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं कैंडिडेट्स। तो उसमें जो नंबर 1 पे कैंडिडेट है, यानी जो पहले स्थान पर कैंडिडेट है, वो वहां पर उस लड़का का ये कहना है कि मेरा नाम इस नंबर 1 के स्थान पर था। और वहां पर जो एक लड़की बैठी हुई है, उसका ये कहना है कि इस लड़की का जो स्थान था वो शायद छठा या सातवां था। और टोटल 10 लोगों की रिक्रूटमेंट होनी थी, 10 लोगों को उसमें रखा जाना था। लेकिन उन 10 लोगों में से केवल और केवल ये इन दोनों का जो नाम आ रहा है, यहाँ पर केवल 2 बच्चे हमें उसमें दिखाई देते हैं, केवल 2 युवा हमें उसमें दिखाई देते हैं जो आकर के ये बात कर रहे हैं। और वो जो समर हिल टेक्नोलॉजी शिमला में कोई कंपनी है, उसका नाम इसमें वो ले रहे थे बार बार, और ये कह रहे थे कि ये रिक्रूटमेंट वो कंपनी कर रही है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी लिस्ट को बदल दिया जाता है। लिस्ट में जो सबसे पहले स्थान पर लड़का आया था उसको वहां से हटा दिया जाता है, जो छठे या सातवें नंबर पे वो लड़की आई थी उसका नाम भी वहां से हटा दिया जाता है, और नई लिस्ट जारी की जाती है। नई लिस्ट के जरिए फिर रिक्रूटमेंट की जाती है। ये वहां पर वो क्लेम कर रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस बात को क्लेम किया है। कागज को लेकर के वो साथ में बैठे थे, उसमें वो लिस्ट दिखा रहे थे, और उस लिस्ट के जरिए वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारा नाम इस लिस्ट में था और इस लिस्ट से हमारा नाम हटा दिया गया। ये बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये सोचने का विषय है। आज तक हम ये चीजें जो है सरकारी नौकरियों के अंदर देखते थे, जहां पर हम ये चीज को बार बार देखते थे कि सरकारी नौकरियों के अंदर पेपर लीक होते थे, पेपर लीक की घटनाएं होती थी, उसके बाद सिफारिशें चलती थी, सिफारिशों से लिस्ट बनाई जाती थी, और इंटरव्यू के अंदर भी सिफारिशें चलाई जाती थी, जहां पर किसी खास व्यक्ति को, चाहे चाहे वो किसी नेता का खास है, चाहे वो किसी ऑफिसर का खास है, अगर उस व्यक्ति को नौकरी देनी है तो उससे सवाल भी ढंग के नहीं पूछे जाते थे। छोटे मोटे छुटपुट सवाल पूछ करके, नाम पूछ करके, घर कहाँ है वो पूछ करके, या माँ बाप का नाम पूछ करके उनको वापस भेज दिया जाता था और उनको सिलेक्ट कर लिया जाता था। वहीं पर जो आम बच्चे हैं, हमारे जैसे जो बच्चे थे या हमारे जैसे जो युवा थे, उन लोगों को निकाल दिया जाता था इंटरव्यू से। उनसे कड़े सवाल पूछे जाते थे, और कड़े सवालों का सही जवाब देने के बावजूद भी उन बच्चों को नहीं रखा जाता था। ये हम आम तौर पर सरकारी रिक्रूटमेंट्स में तो सुनते थे, सरकारी नौकरियों में तो हम ये सब चीजें देखते थे, लेकिन आज ये प्राइवेट संस्थानों में भी हो रहा है। अगर हम उन दोनों बच्चों की बात को सही मानते हैं तो ये सोचने का विषय है। देवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मां भवानी। और ये सोच का विषय बन जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे प्रदेश के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। एक प्राइवेट संस्थान जिसका नाम है समर हिल टेक्नोलॉजीज, इस प्रकार की कोई कंपनी है जिसका वो नाम ले रहे थे, अगर वो कंपनी अपनी रिक्रूटमेंट के अंदर इस तरीके की धांधली बहुत खुले पैमाने पर कर रही है, तो इसका साफ अर्थ ये है कि अब जो नेताओं का प्रेशर है, जो नेताओं की सिफारिशें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है। अब वो प्राइवेट संस्थानों में भी आ चुकी हैं, वो निजी संस्थानों में भी आ चुकी है। और क्योंकि प्राइवेट संस्थानों में भी अगर उनकी सिफारिशें चलने लगी हैं, तो हमारे बच्चे जो है वो नौकरी कहाँ पाएंगे। अगर सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में खुली धांधली है, सरकारी नौकरी में खुले पेपर लीक हैं, पैसे दे दे करके लोग नौकरियां लग रहे हैं, और जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारे किए जा रहे हैं नौकरियों के, तो अगर ये चीजें खुले आम चल रही हैं सरकारी नौकरियों के अंदर, तो केवल और केवल प्राइवेट नौकरियां बचती हैं हमारे बच्चों के लिए। तो क्या हमारे बच्चों को प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी? क्या अब हमारे बच्चे प्राइवेट नौकरियों में भी धक्के खाएंगे? क्या वहां पर भी धांधलियां चलेंगी? क्या हम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ये सवाल आज आप लोगों के लिए। और आप लोग खुद सोच करके देखिए, ये 2 युवा, इन्होंने ना जाने कितनी उसमें मेहनत करी होगी, कितनी अपनी हिम्मत जुटाई होगी, तब जाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। उसके बाद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दोनों ही युवा बार बार ये कह रहे हैं प्रशासन से कि प्रशासन हमारी बात को सुने, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। फिर भी वो जो अपना पूरे का पूरा ध्यान है, या पूरी की पूरी जो उनकी हिम्मत है, या जो उन्होंने सारे कागज जुटाए हैं, वो सारे कागज प्रशासन को दिखा रहे हैं। न्याय व्यवस्था के ऊपर जो है पूरा विश्वास कर रहे हैं। लेकिन ये जो न्याय व्यवस्था है, यही तो चरमराई हुई है। न्याय व्यवस्था ही तो टूटी हुई है। जिन प्रशासन के लोगों से, जिन प्रशासनिक अधिकारियों से ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो इनकी बात को सुनेंगे, वो कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, वही लोग तो इन सब चीजों में शामिल होते हैं, वही लोग तो ये चीजें करते हैं। ये बड़े बड़े नेता ही तो ये धांधलियां करते हैं, इन्हीं के लोग तो होते हैं जिनकी सिफारिशें चलती हैं। और अब तो ये हाल है कि छुटपुट नेता, जो हमारे गांव कस्बों के छुटपुट नेता हैं, वो भी अपनी सिफारिशें चलाते हैं। वोट बैंक का खेल बन चुका है हमारा देश। मजाक बना के रख दिया है हमारे देश का युवाओं का।
ये जो युवा बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए कर रहे हैं? वो इस चीज के लिए कर रहे हैं क्या कि उनके साथ धांधली हो? क्या ये डिग्री वो उनको इसलिए दी जाती है कि वो जाएं जगह जगह फॉर्म भरें, वहां पर पैसे व्यर्थ करें, और उस फॉर्म को भरने के बाद या तो सरकारी रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हो जाए या फिर वहां पर सिफारिशें चले? और अब तो प्राइवेट संस्थानों के अंदर ये चीजें आ गई हैं। तो इंसान कहां जाएगा, क्या करेगा? हमारे बच्चे करेंगे क्या? भीख मांगेंगे क्या? सड़कों पर घूमेंगे क्या? डिप्रेशन में जाएंगे क्या? ड्रग्स की चपेट में आएंगे क्या? क्राइम करेंगे क्या हमारे बच्चे? क्या चाहते हैं ये लोग? और आप क्या चाहते हैं? अशोक ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मां भवानी। आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे धक्के खाएं? आप पहले इतना सारा, एक आम व्यक्ति जो इतना पैसा व्यर्थ करता है, इतना पैसा लगाता है अपने बच्चे के करियर के ऊपर, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देता है, उच्च शिक्षा देता है, उसके बाद डिग्रियां ना जाने कितनी करवाता है अपने बच्चों को, ये सोच करके, इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं तो मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी। एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार, वो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चों को बिजनेस खोल करके दे। गरीब को तो छोड़ ही दो, गरीब तो बेचारा पहले ही मर चुका है हमारे देश के अंदर। गरीब का तो जीना वैसे ही मुश्किल हो चुका है, वो तो छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है। हम कितनी बार ये कहते हैं कि चाइल्ड लेबर क्राइम है, बच्चों से किसी भी प्रकार की नौकरी करवाना क्राइम है, लेकिन उसके बावजूद गरीबों के कितने ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे हमारे देश के अंदर जो नौकरियां कर रहे हैं, खुलेआम नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के बाहर रेड़ियां लगा रहे हैं। क्या इन प्रशासनिक अधिकारियों को दिखता नहीं है? अंधे हैं क्या ये लोग? ये जो नेता हैं, जो ये बार बार सड़कों पर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के जगह जगह झाल मुड़ी खा के फोटो खिंचवाते हैं, वहां पर उनको नजर नहीं आता कि कितने ऐसे छोटे व्यापारी हैं, कितने ऐसे छोटी दुकानें हैं जहां पर एक गरीब बच्चे काम कर रहे हैं, टेबल कुर्सियां साफ कर रहे हैं, चाय दे रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, सड़कें साफ कर रहे हैं। क्या दिखाई नहीं देता इन लोगों को? कैमरे ले लेकर बोट के ऊपर बैठ जाना और इधर उधर की तस्वीरें खींचते रहना, जंगल में जाकर के जानवरों की तस्वीरें खींचते रहना, ये मजाक बना करके रखा है प्रधानमंत्री जी ने भी। क्या उनको दिखाई नहीं देता? क्या उस कैमरे से उनको गरीबी नहीं दिखाई देती? उस कैमरे से उनको वो गरीब बच्चे नहीं दिखाई देते? उसी प्रकार से ये तो भारतीय जनता पार्टी का हाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या कर रही है? वो भी यही काम कर रही है। इसका मतलब नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है हमारे बच्चों के साथ, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवाओं के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके और मेरे बच्चे वो किसी भी प्रकार से जो है वो नौकरी प्राप्त कर सके या हमारे बच्चे जो है वो आगे अपना भविष्य बना सके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतू वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मां भवानी। लेकिन फर्क तो हम लोगों को भी नहीं पड़ता। आज उन दो युवाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बता रहे हैं, आप सब लोगों को जता रहे हैं कि देखो हमारे साथ क्या हुआ है, कागज दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो कम से कम उनकी जांच तो कर सकते हैं आप, उनकी कंप्लेंट की जांच तो करिए, एक बार ये तो देखिए कि उसमें है क्या, सच्चाई क्या है। लेकिन आप तो देखेंगे ही नहीं। और मैं उन दो युवाओं से भी ये कहना चाहूंगा, अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन दोनों युवाओं को ये बात कहना चाहता हूं कि कृपया करके सीधा कोर्ट में जाइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा, ये मजाक बना करके आपका रख देंगे। आपके पास सारे प्रूफ हैं, केस बनाइए, केस बना करके सीधा उसको हाई कोर्ट में जाकर के चैलेंज कीजिए। हाई कोर्ट से कहिए या किसी भी जो एप्रोप्रिएट कोर्ट है उससे कहिए कि आप न्यायिक प्रक्रिया को शुरू करें, इसके ऊपर तुरंत जांच हो और जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उसको कैंसिल किया जाए। ये सब कुछ करने के बाद ही आपको जो है थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, प्रेस के जरिए आप अपनी बात रखते रहेंगे, तो वो केवल मजाक बन करके रह जाएगी। अलग अलग जो नेता हैं इसमें अपनी रोटियां सेकेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये सच्ची सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। अब आपकी तरफ से मैं तो ये केस नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये राय जरूर देना चाहता हूं कि कृपया करके केस करिए। अदरवाइज आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई मतलब नहीं है, किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। जब तक कोर्ट का डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये हिलेंगे नहीं। दूसरी बात इसमें यह है कि आप लोगों को लगता होगा कि शायद ये आपके साथ पहली बार हुआ है, इसलिए आपको ये लग रहा है कि ये तो पहली बारी की चीज है, लेकिन ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, भारत देश के अंदर भी जितनी भी सरकारी रिक्रूटमेंट होती थी पहले, उसमें कई बार धांधली सामने आई है। बहुत बार धांधलियां खुले तौर पर दिखी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे दे दे करके लोग नौकरियां लगे। कितने मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अपनी जिंदगी के अंदर जो ये खुलेआम कहते थे कि 20 लाख या 25 लाख रुपए तुम हमें दे दो और हम तुम्हें जो है कांस्टेबल की नौकरी लगवा देंगे, या अगर तुमने पुलिस में लगना है तो इसके 50 लाख रुपए लगेंगे, या फलानी जगह अगर आपको लगना है तो उसके इतने पैसे लगेंगे। ऐसी ऐसी बातें तक हमने सुनी है अपने दौर में जब हम भी पढ़ रहे थे, उस समय की बात मैं आपको कह रहा हूं।
हम तो खैर उनके चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसे खर्चे भी हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो पैसे दे देकर के क्लर्क्स की नौकरियां तक लगे, असिस्टेंट्स की नौकरियां तक लगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लग गया, तो कोई पानी के विभाग में लग गया, तो कोई किसी और विभाग में लग गया। और सिफारिशों से तो बहुत खुले तौर पर के ये सब चीजें चलती थी। मैंने तो खुद कई बार अपने साथ ये महसूस किया कि जब मैं रिक्रूटमेंट के लिए जाता था, मेरा पेपर भी ठीक हो गया, उसमें लिस्ट बनती है, लिस्ट में मेरा नाम भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद लिस्ट बदल दी जाती है। फिर कह दिया जाता है कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए अब हम दोबारा से काउंटिंग कर रहे हैं। तो दोबारा से काउंटिंग कर दी जाती थी, दोबारा से पेपर बदल दिए जाते थे, आपके पेपर तक को बदल दिया जाता था, क्योंकि हमारे जमाने में वो लिखित हैंड से, मतलब लिख करके किया जाता था, ओएमआर शीट से नहीं होता था, इसलिए उसमें पहले धांधलियां हो जाती थी। उसके बाद जब ओएमआर शीट आई, उसकी धांधलियां होने लग गई, ओएमआर शीट बदलने लग गए ये लोग, अपने लोगों को बिठा बिठा करके ये रिक्रूटमेंट करते थे, उनसे बिठा बिठा करके पेपर कराए जाते थे। और मैंने खुले तौर पे आपको पहले भी कहा था कि चाहे आप विधानसभा के अंदर चले जाइए, चाहे आप सेक्रेटेरिएट के अंदर चले जाइए, आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो सिफारिशों से लगे हुए हैं। कितने आपको ऐसे लोग आप मिल जाएंगे आज की डेट में भी जिनको अपनी नौकरी का भी पता नहीं है। और सच्ची में अगर ये खुला चैलेंज है, अगर आज आप पेपर ले लीजिए, उनका पेपर मैं सेट करता हूं, आज आप पेपर ले लीजिए, उस पेपर में ये लोग जो है फेल हो जाएंगे, 50% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे जो नौकरियां कर रहे हैं। इसमें मैं सेक्रेटेरिएट विधानसभा की बात नहीं, सारे जितने सरकारी दफ्तर हो, इन सब का अगर हम दोबारा से एग्जाम ले लें, जितने लोग काम कर रहे हैं 50% से ज्यादा फेल हो जाएंगे, अगर हमने सही से पेपर सेट किया, सही से पेपर चेक किया तो। और उन्हीं की नौकरी के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन भी बाहर से नहीं होंगे, जो वो नौकरी कर रहे हैं उसी के क्वेश्चन होंगे, उसके बावजूद फेल हो जाएंगे। KR मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। बहुत कीमती बातें कही हैं KR मेहता जी। कोशिश करता हूं मैं कि आप सब लोगों को ये पता चले कि क्या धांधली है, कैसे हो रही है। और ये कोई धांधली छोटी नहीं है, बहुत समय से हो रही है, बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत पहले से ये काम हो रहा है। ये मेडिकल एग्जाम्स होते थे, इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते थे, उसके अंदर भी ये धांधली होती थी। उसके बाद ये रिक्रूटमेंट के अंदर तो खुली धांधली होती थी। फिर ट्रांसफर्स के अंदर बहुत धांधली होती है। अगर किसी की सही जगह नौकरी लग गई है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए भी इनकी धांधली चलती है। ये नेताओं की सिफारिशें चलती हैं कि फलाने को आप किसी और गांव में भेज दो, किसी दूर के दराज के इलाके में भेज दो, कोई हमारा चमचा है तो उसको शिमला लगा दो। तो ये इस तरह की चीजें जो है बहुत पहले से चलती रही हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है सारी की सारी। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा आप सभी को कि आप सब भी तो अपनी आंखें खुली रखिए। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। और ये जो चीजें मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, अलग अलग वीडियोस के जरिए आता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ, तो मैं ये आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे आसपास बहुत कुछ गलत हो रहा है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम केवल उनको कागजी डिग्रियां दे रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको पहले तो हमने शिक्षा के अंदर बदलाव नहीं किया, शिक्षा को बेहतर नहीं बनाया, आधुनिक नहीं बनाया, तो वो जो बच्चे हैं बेचारे, वो वैसे ही शिक्षा जो वो प्राप्त कर रहे हैं, जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वो वैसे ही किसी काम की नहीं है। उसके बाद बेचारे वो जाते हैं प्राइवेट नौकरियों की तरफ जाते हैं, धक्के खाते हैं, न जाने कितने धक्के खाने के बाद 10-10, 5-5 हजार की महीने की नौकरी करते हैं। उसके बाद भी जो है उनको सही रूप में तनख्वाहें नहीं दी जाती, सही रूप में उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती, बहुत परेशानियां वो बेचारे झेलते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को जो इतने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भेज रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं सरकारों को, वो क्या इन कामों के लिए दे रहे हैं? क्या इसलिए देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो धक्के ही खाते रहें, बस कि वो बस परेशान होते रहें, वो धांधलियां देखते रहें, कहीं पेपर लीक हो जाए, कहीं सिफारिश हो जाए, कहीं कुछ और हो जाए। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि सरकारी एग्जाम्स को भी आपने देखा होगा, जो रिक्रूटमेंट के सरकारी एग्जाम्स हैं, नौकरियों के एग्जाम हैं, कितनी बार कैंसिल हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जारी की जाती है, उसमें लिखा होता है कि आज 10 पोजीशंस हैं, अगली नोटिफिकेशन 4 महीने के बाद आएगी कि अब ये पोजीशन खत्म हो गई, अब ये रिक्रूटमेंट खत्म हो गई। आप फॉर्म भी भर देते हैं, फॉर्म के पैसे भी आप दे देते हैं, उसके बाद ये रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देते हैं। तो क्या ये पैसे वापस करते हैं? फिर पैसे तो वापस ही नहीं करते, खा जाते हैं पैसे। तो क्या ये खुली धांधली नहीं है? तो क्या है ये? स्कैम नहीं है तो और क्या है? पंकज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी, चरण वंदना आपको भी। यही तो बात जो है हम लोगों को समझनी है। जयदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो ये बात आपको समझने की है कि हमारे साथ कितने बड़े रूप में स्कैम किए जा रहे हैं, कितने बड़े रूप में हमसे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, इसके दौरान भी ये कहा गया 20 से 25 लाख बच्चा जो था, इसने नीट का ये एग्जाम भरा था। गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। और ये जो एग्जाम उन्होंने भरा था 20 से 25 लाख बच्चों ने, उन्होंने कितनी फीस दी होगी, कितने लाख करोड़ रुपया उसमें आपने कमा लिया होगा, तो वो पैसा कहाँ गया?
उस पैसे का क्या होगा? क्या बच्चों को सूद समेत वो पैसा वापस किया गया? नहीं किया गया ना। अब दोबारा से एग्जाम लेंगे, बच्चे दोबारा से फॉर्म भरेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कह देंगे कि अब आप इस फॉर्म के पैसे ना जमा करिए, दोबारा से हमने फॉर्म खोल दिया, इसको भरें और दोबारा से एग्जाम दें। लेकिन भाई जो उन बच्चों का समय बर्बाद हुआ, उस समय की भरपाई कौन करेगा? विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। समय की भरपाई कौन करेगा ये बताइए? उनका तो समय निकल रहा है ना बच्चों का, और बार बार उनको पढ़ने के लिए जो ट्यूशन में फिर से जाना पड़ेगा, फिर से जो ट्यूशन के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो पैसा कौन देगा? आने जाने का पैसा कौन देगा? यहाँ तो ये भी होता है कि बच्चों के जो सेंटर्स बनाए जाते हैं, एग्जामिनेशन जो सेंटर बनाए जाते हैं, वो उनके घर के नजदीक नहीं होते। दूर दूर से वो बेचारे जो है ट्रैवल करके आते हैं, दूर दूर से उनको आना पड़ता है। फिर आएंगे तो किसी होटल में भी रुकेंगे, रात तो रुकना पड़ेगा ना कहीं, सड़कों पे थोड़ी सोएंगे बेचारे। अब रात तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, वो पैसा भी तो खर्च हो रहा है। वो पैसा कौन देता है? आने जाने के ट्रैवल के पैसे को कौन दे रहा है? तो सरकार तो कुछ नहीं दे रही आपको, यानी कि मूर्ख बनाया जा रहा है आपका। और ये भी तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है आपके साथ, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो किससे ट्रैवल करेंगे? सरकारी बसेस से, सरकारी ट्रेन से, उसी से तो ट्रैवल करोगे। तो वो ट्रेन के ट्रैवल का पैसा, बस के ट्रैवल का पैसा, वो भी तो सरकार की जेब में जाता है, वो किसी और की जेब में जाता है? आप बताइए मुझे, मेरा सवाल आज आपसे है, आप बताइए, जितने आपको वो काम करने के लिए जितने टोल देने पड़ेंगे सड़क पे, वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा भी तो सरकार की जेब में जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसके बारे में भी हमें ही सोचना पड़ेगा। हमें ही अब ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि अब हमने ये राजनीति को पलट के रख देना है, इसको बदलना है। ये राजनीति सही नहीं हो रही है हमारे साथ। आप टैक्स दे रहे हो, आपके टैक्स के पैसे का कोई आपको फायदा नहीं मिल रहा है। और आज उन दो युवाओं ने बहुत हिम्मत दिखाई है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की ओर से। उन दो युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात को उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सबको ये साफ तौर पर साबित करके दिखाया, कागजों के जरिए साबित करके दिखाया कि उनके साथ कितनी बड़ी धांधली की गई है। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उन दोनों युवाओं के साथ खड़ी है। और मैं फिर से साफ तौर पर उनको ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट के अंदर जाइए, अपना केस लड़िए, आपको केस ही लड़ना होगा, इसमें कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या चिट्ठी लिख लिख करके इन सरकारी दफ्तरों को भेजते भी रहेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान है। यहां तो सरकारी संस्थानों में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। नीतू वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। आपने कहा हमने भी अपने समय में देखा है एचआरटीसी जो ड्राइवर फेल हो जाता था ड्राइविंग टेस्ट में, रिजल्ट निकाले जाते थे तो वह बाद में पास हो जाता था। तो देखिए इस तरह की चीजें तो बहुत जगह हुई हैं। आपने एचआरटीसी की बताई, मैंने आपको सीधे सीधे तौर पर विधानसभा की भी बता दी और सेक्रेटेरिएट की भी बता दी। और मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। शायद बहुत से लोग हैं उन्होंने शायद वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो कहानी को फिर से सुना देता हूं आपको मैं। एक व्यक्ति था, वो शिमला के किसी दूर दराज के गांव में रहता था। बहुत पहले की ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आज से कम 20-25 साल पहले की ये बात होगी। और वो जो था वो स्टेनो की रिक्रूटमेंट के लिए आया था। स्टेनो जो होते हैं वो टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट होते हैं, उसकी रिक्रूटमेंट थी। शॉर्ट हैंड उसके लिए मैंडेटरी था, और टाइपिंग जो है उसकी स्पीड थी, उस स्पीड के अंदर टाइपिंग आपको करनी होती थी। तो वो जो बेचारा व्यक्ति था, उस समय ऐसा टाइम था कि आपको अपने आप, एक टाइपराइटर आपने देखा होगा, मैनुअल टाइपराइटर होता था, उसको खुद उठा करके खुद लेकर के आना पड़ता था रिक्रूटमेंट के लिए, सरकार आपको नहीं देती थी। तो वो जो बेचारा व्यक्ति था बहुत गरीब था। उसने कहीं से वो किराया, पता नहीं किस प्रकार से उसने उस टाइपराइटर का किराया कहीं से जुटाया, किसी से लोन उधार लिया, उधार लेकर के टाइपराइटर लेकर के बेचारा दूर दराज के गांव से बस से चढ़ करके, सर्दी का समय, दिसंबर का समय वो चल रहा था, वो शिमला पहुंचता है विधानसभा के अंदर रिक्रूटमेंट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए। और वो एग्जाम में टॉपर था, बहुत अच्छे नंबर थे उसके, टॉपर आया वो। इन्होंने क्या किया, एग्जाम में उसका नाम ही हटा दिया, वो टॉपर से लिस्ट बदल दी। अब लिस्ट बदल दी तो वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति बेचारा वहीं पर उस समय इंतजार कर रहा था रिजल्ट का, उसको कह दिया तू फेल है। अब जब कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा मेहनत करता है, या ज्यादा उसने एक्सपीरियंस हासिल किया हो बार बार एग्जाम देने का, तो उसको पता होता है कि मेरी तैयारी कैसी है, उसको पता होता है कि इस एग्जाम में जो मुझसे पूछा गया है मैंने उसका जवाब किस तरीके से दिया है, मेरी टाइपिंग स्पीड क्या रही है, मैंने क्या टाइप किया है, उसको पता था। वो बहुत रोया, वो इतना ज्यादा रोया कि वहीं पर बेचारा वो सड़क पर लेट गया, रोते रोते बेहोश तक होने लगा था। इतनी उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो बहुत गरीब था, वो उधार लेकर के आया था जगह जगह से। और उसने वहां पर मौजूद लोगों से ये कहा, और ये बात मुझे कैसे पता है, क्योंकि ये वहां पर जो मौजूद लोग थे जिन्होंने उसकी सहायता की, उन लोगों से मुझे ये बात पता है। तो उन लोगों ने ये बात कही कि हमने उस बच्चे की मदद की, उस व्यक्ति की मदद की, उसको पैसे दिए अपनी जेब से, रोटी खाने का उसका इंतजाम किया, और उसको कहा कि तू किसी प्रकार से वापस घर चले जा। और वो बार बार ये कहता रहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे,
मैं ना जाने कितनी बार मैंने उधार मांग मांग करके एग्जाम्स की तैयारियां की है और पेपर दिए हैं, और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, क्योंकि इसके बाद मैं उधार नहीं मांग सकता था। ये आखिरी उधार मैंने मांगा था, और इसमें भी धांधली हो गई मेरे साथ। और उसके बाद वो जो व्यक्ति है वापस गांव किस प्रकार से गया मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन लोगों ने उसकी सहायता की, उसको पैसे दिए, तो हो सकता है गांव तो चला गया होगा, लेकिन क्या पता उसने जाकर के आत्महत्या ना कर ली हो, क्या पता जाकर के वो क्या कर रहा होगा, हमें क्या मालूम है। देखिए, एक व्यक्ति है, वो ना जाने कितनी डिप्रेशन में है, कितनी मेहनत से वो कोई काम करता है, उसके साथ अगर इस प्रकार से धांधली होती रहेगी तो क्या करेगा वो बेचारा। और वो बेचारा वापस चला गया गाँव। अब पता नहीं उसके बाद कोई उसको जानता तो था नहीं, उस टाइम मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन नंबर किसी के पास होते नहीं थे, क्या पता उस बच्चे के साथ क्या हुआ, हमें क्या मालूम उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है आप मेरे को बोलेंगे आप प्रूव करिए, मैं क्यों प्रूव करूं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं प्रूव करने की। मैं तो कह रहा हूं ना कि कुछ लोगों ने मुझे बताई ये बात, आप जाकर के खुद पता करिए कि कौन था कौन नहीं था, और क्या हुआ है नहीं है। आपको मैं कह तो रहा हूं, आप आज एग्जाम ले लीजिए, अगर हिम्मत है तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं सरकारी दफ्तरों में, एग्जाम उनका लिया जाए, मैं सेट करता हूं, या आप किसी से इंडिपेंडेंटली सेट करवा दो, या कोर्ट सेट करे, और उसके बाद ये सभी एग्जाम दें। अगर ये 50% भी उसमें से पास कर जाएंगे तो देख लेना आप। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सिफारिशें लगी, खुले तौर पे सिफारिशें लगती थी। जो स्पीकर होता था उसी के गांव के सब लोग लगा दिए जाते थे, जो सेक्रेटरी होता था उसी की जगह के सब लोग लगा दिए जाते थे। कैसे होता था ये, बताइए आप मुझे, कैसे होता था, एक ही जगह के लोग ज्यादा कैसे लगते थे। इसका मतलब हम ये कह रहे थे कि हिमाचल, पूरे हिमाचल प्रदेश में से एक ही इलाके के लोग जो हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, और बाकी इलाके के जो लोग हैं बेवकूफ हैं। इसका मतलब तो हम ये कह रहे हैं ना। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है। मैं इसमें कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात को मानिए, आपने नहीं मानना ना मानिए, कोई बात नहीं है मुझे। मैं सिर्फ आपसे खुले तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जितने भी युवा हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, युवाओं की जिंदगियों से खेला जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आज समय आ चुका है कि सभी के सभी युवा इकट्ठे हों। कितनी बार मैं उनको कहता रहता हूं, कितनी बार आपको बोलता रहता हूं, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, हिमाचल प्रदेश की अपनी पार्टी है, अपने लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। आइए अपनी पार्टी के साथ जुड़िए। अगर आप युवाओं के अंदर भी ये हिम्मत है तो आइए आप अपनी पार्टी के साथ जुड़िए, चलो लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके भविष्य की लड़ाई लड़ते हैं, आपका भविष्य भविष्य सीधा करते हैं, बनाते हैं। एक बार तो हमें बदलाव लेकर के आना पड़ेगा ना। अगर हम बैठे रहेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। ये साफ तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं। बदलाव लाने के लिए भी हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, बदलाव लाने के लिए हमें उठना होगा, सही लोगों के साथ जुड़ना होगा। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नगी जामवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। और मैं आपको ये बोलूं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ जुड़ोगे तो ही बदलाव आएगा, वो तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों के द्वारा पार्टी बनाई गई, हम सब लोग मिलकर के ये इकट्ठा होकर के ये चीजें चला रहे हैं, तो हमें भी पता है कि कौन लोग इसके साथ जुड़े हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज कहता हूं। आपको कोई नजर आता है, कोई और बेहतर नजर आता है तो आप उसके साथ चलिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने भविष्य के बारे में तो सोचिए। क्या युवा को आज अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ठीक है, आप टिकटॉक की वीडियोस बनाओ, आप सोशल मीडिया पे बनाओ, इंस्टाग्राम जो भी होता है, टिकटॉक वीडियो या फेसबुक, जिस पे भी आपने बनाना है बनाओ, लेकिन भाई आपको कम से कम अपने भविष्य के बारे में तो सोचना होगा। आपको वहां से पैसा नहीं आएगा, आपको शुरू शुरू में लगेगा कि बहुत आ रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब ये ज्यादा नहीं चलेंगे। अब आप खुद सोच करके देखिए, अगर सारी की सारी जनता वीडियोस ही बनाती रहेगी फेसबुक पे, सारी जनता बनाने लग जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां जहां पर भी, तो आप मुझे खुद बताइए कि क्या सब लोग कमा पाएंगे? क्या सब लोगों को एक जैसी सैलरी मिलेगी, एक जैसे कमाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं होगा। फिर देखेगा कौन? सब बनाने वाले बन जाएंगे तो देखेगा कौन? अगर सभी लोग दुकानदार होंगे तो खरीदेगा कौन? तो इसलिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने भविष्य को बनाना है, भविष्य के बारे में भी सोचना है, और वो तभी बन पाएगा जब आप सब लोग सही लोगों का साथ दोगे, सही लोगों को कुर्सी पर बिठाओगे जो आपके लिए फैसले लेंगे। अगर आप ऐसे मूर्खों को बिठाते रहोगे कुर्सियों पर तो फैसले ऐसे ही होते रहेंगे, फिर धांधलियां ही होंगी, पेपर लीक होगा, क्योंकि वो तो अपनी जेब भरेंगे, उनको तो भ्रष्टाचार करना है। ये आपको बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी। अब दूसरी जो बात इसमें मैं कहने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, इसको तो और भी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और ये है हमारा लीगल इलेक्शन सिस्टम। सॉरी, ये हमारा है राजनीति का इलेक्शन सिस्टम। ये क्या चीज है और ये क्यों जो है धांधलियों को प्रमोट करता है, क्यों स्कैम्स को प्रमोट करता है, इस चीज को समझिए आप। भारत देश के अंदर एक हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम बना है, जो राजनीति का एक सिस्टम बना है, वो केवल और केवल धांधली बेस्ड सिस्टम है, स्कैम बेस्ड सिस्टम है, पैसे की ऊपर खड़ा हुआ सिस्टम है। यानी सारी की सारी जो चीज है उसका बुनियाद जो है वो पैसा बन जाता है।
अगर आपने आज कोई पार्टी खड़ी करनी है या कोई पार्टी चलानी है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और वो क्यों है आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत? क्योंकि आपको इलेक्शन के समय पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, चाहे अपने विज्ञापन चलाने की वजह से, चाहे बड़े बड़ी होर्डिंग्स लगाने की वजह से, चाहे झंडे बनाने हो, चाहे आपको अपने पैम्फलेट बनाने हो, एक एक जगह आपको घर पे जाना हो, अपनी गाड़ियां चलानी हो, उसके लिए तेल चाहिए हो, चाहे फिर आपको नारे लगवाने हो, चाहे फिर आपको जो है रैलियां करवानी हो, ये सब चीजें हैं ये पैसों से होती हैं। और इसीलिए ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी है, चाहे ये कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, ये जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, ये क्या करते हैं, इनको फिर कहीं ना कहीं से फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये फंडिंग इकट्ठा करते हैं। अब फंडिंग ये कैसे इकट्ठी करते हैं? फंडिंग करते हैं ये ज्यादातर बड़े बड़े उद्योगपतियों से इकट्ठा। ठीक है, अब ये जो बड़े उद्योगपति हैं ये बड़ी राजनीतिक दलों को क्यों देंगे पैसा? आप मुझे बताइए, क्या आप किसी को भी अपनी जेब से 1 लाख रुपया दोगे? और अगर आप 1 लाख रुपया अपनी जेब से दोगे तो आप क्यों दोगे? नगी जामवाल जी कह रहे हैं यह हिमाचल की पार्टी है और हिमाचल के लोगों को समझना चाहिए। स्लो कनेक्शन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं आपका मैसेज। पढ़ना समझना चाहिए कि ये हमारे हित की लड़ाई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल की पार्टी है और हिमाचल के हित की लड़ाई लड़ रही है। खैर, मैं अपनी बात पे फिर से आता हूं। तो जब कोई बड़ा उद्योगपति है वो लाखों करोड़ रुपए देगा या हजारों करोड़ रुपए किसी भी पार्टी को दे देगा, तो वो क्यों देगा? वो देगा लालच से। वो देगा कि अगर मैं इसको 100 रुपया देता हूं तो ये मुझे कम से कम 1 लाख रुपया कमा करके वापस देगा। यानी अगर मैं 400 करोड़ रुपया किसी को दे रहा हूं, किसी पार्टी को दे रहा हूं, तो मुझे ये उम्मीद है कि ये पार्टी जब जीतती है तो ये सारे टेंडर मुझे देगी, ये मुझे फायदा कराएगी और मुझे 400 करोड़ के कई हजार करोड़ बनेंगे मेरे, तब मैं जाकर के इसको पैसा दूंगा। ये खुली बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं छुपाने वाली बात है या आपको समझ नहीं आ रही है। ये एक सीधी सी बात है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोई उधार देते हो तो आप भी ये सोचोगे या तो मेरे को उधार समय पर लौटा दे या फिर ये जो है इससे मुझे एक्स्ट्रा पैसा करके, थोड़ा ज्यादा पैसा करके लौटाए। यही सोचते हैं। अगर हम बैंक में भी पैसा रखते हैं तो हमारा मन ये होता है कि इसमें कुछ हमें इंटरेस्ट मिले, तब हम उसमें पैसा रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन पार्टियों को कोई ऐसे ही दे देता है पैसा? और ये जो हजारों हजारों करोड़ की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बन गई, ऐसे ही बन गई? देश में बैठी हुई है भाई, पूरे देश को चला रही है, इसलिए लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं पैसा दे रहे हैं इनको। उनको पता है कि जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना ज्यादा काम मिलेगा। आप खुद सोच करके देखिए, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक ही व्यक्ति है उसी को टेंडर मिलते रहते हैं, या एक ही कंपनी के लोगों को टेंडर मिलते रहते हैं? क्या बाकी लोग मूर्ख बैठे हैं? ऐसा तो नहीं है। ये तो अपने आप में एक सवाल है ना जो आपको पूछना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए। जब वो अब आकर के भाषण देते हैं तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन ये जो सिस्टम बन चुका है ना, जो पैसे का खेल बन चुका है, इलेक्शन पूरे का पूरा पैसे का ही खेल बन चुका है कि आपने पैसा लिया, अब चाहे वो भ्रष्टाचार से लो, चाहे आप धांधलियां कर करके पैसे इकट्ठे करो, वो सारा जो पैसा है वो आप अपनी पार्टी में इस्तेमाल करते हो। फिर आप इलेक्शन के समय पर उसी पैसे को सर्कुलेट करते हो, उसी पैसे को घुमाते हो। चाहे आप लोगों से डायरेक्ट वोट खरीदो, चाहे आप उनको 10,000 रुपए की प्रॉमिस करो, 1,500 रुपए की प्रॉमिस करो, चाहे आप फिर उनको कोई और मुफ्त की कोई प्रलोभन दो, वो सारे मुफ्त के प्रलोभन कहाँ से पूरे किए जाएंगे? यहाँ से पूरे किए जाएंगे। फिर वो जो बड़ी बड़ी रैलियां चलेंगी, जो पूरे सोशल मीडिया पे चलाया जाएगा, जो वीडियोस लगातार, जो बड़े बड़े चैनल्स के अंदर इंटरव्यूज होंगे, वो सारे तो पैसों से चलेंगे। उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। ऐसे मुफ्त में कोई किसी का इंटरव्यू नहीं लेता, पैसे खर्च किए जाएंगे। मुफ्त में इंटरव्यू तब लिया जाता है जब या तो उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा पहुंच हो या वो बहुत ज्यादा सच बोल रहा हो। नहीं तो कोई भी जो है किसी व्यक्ति की इंटरव्यू नहीं लेता है। वो सब सोचते हैं कि पैसा देगा तो लेंगे। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और बड़े बड़े न्यूज चैनल ये काम करते हैं। वो आपकी कवरेज ही तब करते हैं जब आप उनके ऊपर पैसा खर्च करो। तो ये बड़े पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि अब हम इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, कई सारी चीजें पता चल रही हैं जो अपने आप में आंख खोलने वाली हैं, दिमाग को बिल्कुल हिलाने वाली हैं। और ये जो सारी सच्चाई है ये वोटर को पता होनी चाहिए कि वोटर के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। भाई आपके साथ जो है धांधली होती है, उन धांधलियों के जरिए जो है पैसा इकट्ठा किया जाता है, बड़े बड़े रूप में भ्रष्टाचार किए जाते हैं, इलीगल माइनिंग होती है, इलीगल पेड़ काटे जाते हैं, बट युवाओं के जिंदगियों से खेला जाता है, पेपर लीक कराए जाते हैं, ये पेपर लीक की घटनाएं की जाती हैं, यहाँ से खूब पैसा कमाया जाता है, स्कैम किए जाते हैं, और तो और ट्यूशन जैसे स्कैम किए जाते हैं, वहां से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। फिर ये जो सारा पैसे इकट्ठा होता है, जो सारी धांधलियां इससे ये पैसा इकट्ठा हो जाता है, उससे पार्टियों को फंड किया जाता है। फिर ये जो पार्टियां हैं फिर ये उस पार्टी फंड से इलेक्शन का पूरा सर्कल चलाती रहती है, और फिर हम उसी पैसे का इस्तेमाल इलेक्शनों के जरिए होते हुए देखते हैं, चाहे वो शराब में खर्च कर रहे हो, चाहे किसी और रूप में कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट वोट खरीदने के लिए कर रहे हो।
और फिर ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा सर्कल है, ये चलता ही रहता है, ये साइकिल चलती ही रहती है और हम लोग इस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, इस सर्कल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये जो पूरे का पूरा एक जाल बन चुका है, एक जाल बुन चुका है पैसों का, उस जाल से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। और यही वो कारण है कि अगर आप किसी सही व्यक्ति का साथ भी दे दें तो पैसे की कमी की वजह से वो व्यक्ति जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाता है, वो व्यक्ति जो है इलेक्शन में आपका कोई सब साथ नहीं दे पाता है। अगर आप वोटर ये सोच लें कि भाई हमने इस व्यक्ति को भी जिताना है, तो भी पैसे की कमी की वजह से कई बार जो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो अच्छी हैं, अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन पैसे ही नहीं है तो कर ही नहीं पाती। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और अब आप केवल ऐसा कर सकते हैं, केवल आप 3 काम कर सकते हैं। एक वोटर जो है वो केवल 3 काम करे तो ये जो पूरे का पूरे पैसे का साइकिल है इसको हम तोड़ सकते हैं, राजनीति को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो आज के युवाओं के साथ भी मैं ये बात करना चाहता हूं, खुले तौर पर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एक एक वोटर मेरी बात को ध्यान से सुने, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे कोई भी वोटर है, चाहे महिला वोटर है, सब इस बात को ध्यान से सुने। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राजनीति बदले, स्वच्छ हो, साफ हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, तो हमें जो है राजनीति को किस तरीके से चलाना होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला काम आप एक करिए, आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आप दिनचर्या में अपना काम करते हैं उसको करते रहिए। अपने मन में एक चीज को बिठा लीजिए, अपने मन को पूरी तरह से अटल कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए कि मैंने फलाने व्यक्ति का साथ देना है या मैंने फलानी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना है। ये मेरे मन के अंदर आ गया है। अब मेरे मन के अंदर ये फिक्स हो गया, मैं क्या करूंगा, अपनी दिनचर्या में मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूं, चाहे बस में मिलता हूं, चाहे ट्रेन में मिलता हूं, चाहे पैदल चलते मिलता हूं, चाहे कोई राशन खरीद रहा हूं तब मिलता हूं, दुकान पे जाता हूं तब मिलता हूं, जहां पर भी किसी व्यक्ति से मिलता हूं उसको मैं पार्टी के बारे में बताऊंगा, उसको मैं उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसका मैं साथ दे रहा हूं, जिसको हम नेता बनाना चाहते हैं, उसके बारे में बताएंगे और उन सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी साथ दें। अब आप पहला काम तो ये कर दिया, कोई पैसा इसमें खर्चने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम आपने क्या करना है, क्योंकि आपने अपने मन को मजबूत कर लिया है, आपको बस एक चीज अपने मन में ठाननी है कि मैंने इस फलाने व्यक्ति को ही जिताना है। अब चाहे कोई मुझे शराब पिलाए, चाहे कोई मुझे पैसा दे करके मेरी वोट खरीदने की कोशिश करे, चाहे मेरी घर की महिलाओं को कुछ भी मुफ्त के प्रलोभन दे, चाहे हमारे को मुफ्त के प्रलोभन दे, चाहे गरीबों को कुछ भी मुफ्त के प्रलोभन दे, लेकिन हमने तो इसी व्यक्ति को जिताना है, ये हमारे दिमाग के अंदर बैठ चुका है। तो अपने उस वोट को पक्का कर लो, उस वोट को मजबूत कर लो। चाहे आपको कोई शराब दे रहा है, आपने लेना चाहते हो, मैं वैसे बोलता हूं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, गलत चीज है, बाकी आपकी मर्जी है। इलेक्शनों के समय पे लोग करते हैं ये सब ड्रामे, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपको कोई मुफ्त के प्रलोभन, जो भी कोई चीज दे रहा है, ले लो, कोई बात नहीं है, लेने में कोई बुराई नहीं है, ले लो, आपको मुफ्त में दे रहा है ना, आप लो, आप ही का पैसा है वो, आप ही के साथ भ्रष्टाचार करके इकट्ठा किया गया है, तो उसको ले लो, लेकिन वोट उसको दो जो आपने अपने मन में ठाना हुआ है। तो इसको आपने मजबूत करना है। दूसरा काम आपने ये करना है। और तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरा काम आपने ये करना है कि आप उस पार्टी के कार्यकर्ता बन जाओ। कार्यकर्ता कैसे, सिर्फ उसके साथ जुड़ जाओ, उस पार्टी के साथ जुड़ जाओ जिसका आप साथ देना चाहते हो, या उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ जिसका साथ देना चाहते हो। पैसा खर्च करना ही नहीं है। अब ये जो पार्टी है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी किसी भी रूप में। अगर ये पार्टी जो है वो आपके साथ कोई बड़ी रैली ना कर पाए, या ये जो पार्टी के लोग हैं वो आपके साथ ज्यादा मिल ना पाए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, उसका मतलब ये है कि उनके पास पैसा नहीं है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद जय मां भवानी जुड़ने के लिए। तो आपको ये चीज समझनी है कि हमारी जो पार्टी होगी, जो भी हमारी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, उसको पैसे के से हमने चलाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम पैसे से किसी भी पार्टी को चलाने लग जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं धांधली आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राजनीति स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ रहे, हमारी पार्टियां स्वच्छ रहें, तो उसको इस तरह से बनाओ कि उसमें पैसे की जरूरत खत्म हो जाए। तो यानी दिल से जुड़ना पड़ेगा, हमें दिल से उस पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, पूरे मन से उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके कार्यकर्ता बन जाओ। काम वही करना है कि जिन लोगों से आप मिले उनसे बात करनी है, करना कुछ नहीं है, अपना जो नॉर्मल नौकरी कर रहे हो वो करते रहो, सिर्फ मन में आपने मजबूती से ठानना है कि आपने किसका साथ देना है, बस इतना ही। और वो जो पूरी की पूरी पार्टी है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, फिर वो बिना पैसे के चलेगा। और रैलियां कैसे होंगी, रैलियां होंगी ऑनलाइन, ऑनलाइन रैली करो, ऑनलाइन बात कर लो। फेसबुक पे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये रैली है, इसको रैली मान लो। नेता क्या करते हैं, एक बड़े से स्टेज पे खड़े होकर के माइक लगा करके जोर जोर से भाषण ही तो देते हैं। तो वही अगर हम काम फेसबुक पे कर दें, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कर लें, इसी पे बात कर लें, तो क्या फर्क पड़ता है हमें। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लेंगे सबका, जितने भी हम लोग हैं जो साथ देना चाहते हैं, चाहे हजारों हो, चाहे करोड़ों हो, चाहे लाखों हो, हम लाखों लोग अपना ग्रुप बनाएंगे, उसी में बात करेंगे, उसी में एक दूसरे से मिल लेंगे। वही हमारी रैली है, पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं। क्यों खर्च करने हैं पैसे,
अगर हम इस चीज को करते हैं तो हम राजनीति को पैसे से अलग कर देंगे। जैसे ही राजनीति पैसे से अलग हो जाएगी, राजनीति स्वच्छ होनी शुरू हो जाएगी, सही लोग सामने आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये खुला सिस्टम होगा, इसमें कोई भी आगे आ सकता है, क्योंकि इसमें फिर गरीब भी आ पाएगा। आज का माहौल ऐसा है कि अगर आपको एमएलए का इलेक्शन भी लड़ना है, मैं आपको आज की हकीकत बताता हूं, अगर आपको एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, कम से कम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया चाहिए, कम से कम। अब इतना पैसा किसी के पास अगर हो व्यर्थ करने के लिए, तभी वो इलेक्शन लड़ेगा। अब जो 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च करेगा, तो अगर वो जीत जाता है, एमएलए बन जाता है, तो पहला काम क्या करेगा? वो पहला काम करेगा कि 25 करोड़ के वो 100 करोड़ बनाएगा, क्योंकि उसको आगे के इलेक्शन भी लड़ने हैं। ये समझिए आप। इसलिए हमें पैसे को राजनीति से अलग करना होगा, बिल्कुल उखाड़ करके फेंक देना होगा। कितने मर्जी कोई पोस्टर लगा दे, कितने मर्जी कोई होर्डिंग्स लगा दे, कितनी मर्जी कोई अपने सोशल मीडिया पे चलवा ले, या बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के ऊपर अपनी खबरें चलवा ले, अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा आप सबको। अपने मन से आपको एक व्यक्ति के साथ, एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ना होगा, जो भी आपको पसंद आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे के साथ जुड़ो या मेरे साथ जुड़ो, फलाने के साथ जुड़ो। जो सच्चा हो उसके साथ जुड़ो, जो सही बात करता हो उसके साथ जुड़ो, जो आपके मुद्दे जानता हो उसके साथ जुड़ो, जो लड़ना जानता हो आपके मुद्दों के लिए उसके साथ जुड़ो, तभी आपको फायदा मिलेगा। ये बात जान लीजिए। और इसीलिए मैं आपको ये दूसरी बात कह रहा था, क्योंकि ये जानना हम सबको जरूरी है कि अगर हम पैसे को राजनीति से अलग नहीं करेंगे तो धांधली होती रहेगी, भ्रष्टाचार होता रहेगा। जब तक ये राजनीति पैसे का खेल रहेगी, तो लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो वो पैसा कहां से लेकर के आएंगे? अपनी जेबों से नहीं लेकर के आ सकते, तनख्वाहों से इतना पैसा नहीं मिलता है, बिजनेस से भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता जितना ये उड़ाते हैं इलेक्शनों के दौरान। अब आप देखो, एक व्यक्ति रैली करता है, कितने तो वो हार पहनता है, कितनी उसके पास गाड़ियां होती हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, किसी को खिला रहा है, किसी को पिला रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो वो क्या पैसे से नहीं होगा? अगर हम ये सारा खेल ही खत्म कर दें, तो फिर ये तो पैसे की जरूरत खत्म हो जाती है। पैसे की जैसे ही जरूरत खत्म होगी, दूसरी बड़ी चीज जो राजनीति के अंदर होगी, वो ये होगी कि हर व्यक्ति को जीतने के लिए अपनी परफॉर्मेंस आपको दिखानी पड़ेगी। उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने अपने जीत के समय पर क्या काम किए। उसको काम की बात करनी पड़ेगी, मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, प्लान आपके साथ बताने पड़ेंगे कि क्या प्लान है उसके पास, कैसे वो आपको फायदा देगा, कैसे वो आपके लिए काम करेगा। ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि सारा जो ध्यान है आप लोगों का, वो भी विज्ञापनों से हट जाएगा। विज्ञापन आप नहीं देख रहे हो अब आप कोई बैनर पोस्टर नहीं देख रहे हो, अब आप किसी की रैलियां नहीं देख रहे हो, अब आप किसी के आगे पीछे नहीं दौड़ रहे हो। तो हर व्यक्ति को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर सकता हूं, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इतनी मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं ये काम इस तरीके से करूंगा। तब जाकर के आप उस व्यक्ति को जिताइए। तो ये पूरी की पूरी राजनीति जो है ना, इसमें बदलाव आ जाएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको जो समझाना चाहता था मैंने कह दिया। हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात कर दी हो, आप सब लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा समझदार हैं। अगर कहीं पर भी आपको मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपको क्षमा मांगना चाहता हूँ। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्षमा कीजिए, मैंने आपका अभी मैसेज देखा, आपने कहा भाई वापस कब होंगे इंडिया आपकी। बिल्कुल, देखिए इंडिया भी आने का मुझे नहीं मालूम है कब हो पाएगा, लेकिन जब भी हो पाएगा मैं इस बार कोशिश जरूर करूंगा कि मैं आपको मैसेज करूं और आपसे मिलने की पूरी कोशिश करूंगा अगली बार। तो क्षमा कीजिएगा, इस बार नहीं मिल पाया, और इस बार बहुत टाइट भी रहा, क्योंकि इलेक्शंस का दौर चला हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर, और काफी अपनी टीम के साथ भी मिलना हो रहा था, तो उस समय पर नहीं हो पाया। अगली बार पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर से जाते जाते ये आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूं, किसी को भी मेरी बात बुरी लगी है तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है। और जिन लोगों को भी ये लगता है कि मैंने उनको टारगेट किया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। विधानसभा सेक्रेटरी जो भी मैं बात कर रहा हूं, ये सारी उन्हीं आधार पर कर रहा हूं जो मीडिया की रिपोर्ट्स थी। जितनी बार भी खबरें सामने आई थी, जितनी बार धांधली सामने आई थी, हाई कोर्ट के अंदर जितनी बार केस लगे थे, मैं ये उन सब चीजों की बात कर रहा हूं। आप चाहिए तो हाई कोर्ट में जाकर के डेटा निकाल लीजिए, ऐसे भी केस हुए हैं विधानसभा के अंदर जब किसी व्यक्ति की रिक्रूटमेंट कर दी गई है और बाकी लोगों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया है कि इसका दोबारा से टेस्ट कराया जाए, ये सिफारिश पे भर्ती किया गया है। तो उन लोगों ने क्या किया है, जिन लोगों ने केस दायर किया था, विधानसभा ने उनको भी जो है रिक्रूटमेंट दे दी है कि तुम भी नौकरी ले लो, और वो लोग भी नौकरी लेकर के चुप हो गए हैं। ऐसा भी हुआ है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स भी हुई हैं। तो ये सारा जो है डेटा उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। बाकी समझ आपकी है, सोच आपकी है, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। आप सब जो है खुद समझदार हैं, स्वतंत्र हैं, अपने आप जाइए, अपने आप पता कीजिए
और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जिनको ये सारी बातें पहले से ही पता है, लेकिन वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे। तो उन सभी जर्नलिस्ट को भी कहूंगा कि कृपया करके अपना काम भी सही ढंग से कीजिए। देखिए, आपके बच्चों को भी ये सब चीजें सहनी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। आप जो अपना काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो तो आपको करनी है, वो आपकी मजबूरी है। अगर कोई आपको प्रेशर डालता है कि आप इस खबर को बदल दीजिए या फलानी खबर को आप कवर ना कीजिए, सच्चाई ना बताइए लोगों को, तो आप अपने साथ तो गद्दारी कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य तो आप उनका खराब कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास भी इतना पैसा ना हो कि आप अपने बच्चों को बाहर भेज पाए। अगर आपके पास ये पैसा नहीं हुआ, आपके बच्चों को भी नौकरियां करनी पड़ी और प्राइवेट नौकरियां करनी पड़ी या कहीं और धक्के खाने पड़े, तब आपको महसूस होगा कि आपने सच ना बोल करके क्या बड़ा गलत काम किया है। और फिर ये जो भावना आपके अंदर आएगी, वो उसको आप फिर मिटा नहीं पाएंगे। जो चेतना आपको बार बार झंझोड़ेगी, जो आपकी अंतरात्मा आपको झंझोड़ेगी, फिर वो आप जो है उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अब आप खुद सोच लीजिए, अपना काम भी सही ढंग से कीजिए। मैं सबको कहता हूं, जिस जिसका जो जो काम है, अपने काम को सही ढंग से ईमानदारी से कीजिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और उन दोनों युवाओं को फिर से कहूंगा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट के रास्ते से जाइए। अगर आप कोर्ट के रास्ते से नहीं जाएंगे, आपको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा भी इस चीजों में एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह रहा हूं कि कोर्ट के जरिए जाइए, जो काम करना है कोर्ट के थ्रू कीजिए, सही न्यायिक प्रणाली से जाइए। आपको हो सकता है कुछ फायदा मिल जाए, हो सकता है आपको जो है रिक्रूटमेंट सही ढंग से करवा दी जाए। मुझे ऐसी उम्मीद है। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि न्यायिक प्रणाली हमारी अच्छी न्यायिक प्रणाली है, अच्छे हमारे लोग हैं, समझदार लोग आज भी मौजूद हैं। केवल बस इतना है कि सच की जीत होने में कई बार समय लग जाता है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं सभी से, चाहे वो जजेस हों, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे को पुलिस वाले हों, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। बेईमानी मत कीजिए अपने काम में, या किसी प्रेशर के अंदर आकर के ना कीजिए। चाहे कहीं से भी प्रेशर आ रहा हो, अगर आपने ये ठान लिया अपने मन के अंदर कि मैं काम तो सही ढंग से करूंगा, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। ये सच्ची बात है। कोई कितना भी प्रेशर आपके ऊपर डाल ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने अपने मन के अंदर ईमानदारी को ठान लिया है ना, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम ईमानदार बनिए। यही मैं आपको कहना चाहूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।